यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप सर आपके इन पे सारे लेक्चर्स आप टाइम से देख रहे हो और सर सारे टॉपिक्स आपके इन पे रिवाइज हो रहे हैं एंड क्वेश्चंस के भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। सर आई एम रिपीटिंग, प्लीज सर जो क्वेश्चंस मैंने लेक्चर में कराया है आपको, उनको कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपको हाथ से राइटिंग प्रैक्टिस करना है, तभी जाके मजा आएगा जीवन के अंदर बच्चों। ओके सर, जीएसटी को हल्के में लेने का नहीं। ओके सर प्रैक्टिस पूरी करनी है इसको। ओके चलिए सर, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फुल माहौल है सर। सर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी सेक्शन 22, 23, 24 बोलता है क्या, किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। सेक्शन में 22 की बात करते हैं बेटा। सेक्शन में 22 बोलता है क्या, हर वो सप्लायर, ध्यान देना, चलो बुक्स में नहीं, मेरी तरफ ध्यान बेटा। एवरी पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज 20 lakhs, कितना बेटा, 20 lakh रुपी। सर एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स रुपीज 20 lakh रुपी, देन ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन every such state or union territory from where he is making a taxable supplies, from where he is making a taxable supplies। पर हाँ ध्यान रखना, 4 स्टेट्स, तमन्ना, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, ये 4 स्टेट्स ऐसे हैं जहां एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 lakh। और हाँ, अगर आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस इस 4 स्टेट में से किसी एक स्टेट में है तो ऑल इंडिया बेस पे योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 lakh ओनली। रीजन बिंग सर 20 lakh का टर्नओवर जो होता है बेटा, 20 lakh का जो टर्नओवर है, दैट टर्नओवर लिमिट इज सर एग्रीगेट टर्नओवर। और ये ध्यान रखना, उन 4 स्टेट के अलावा किसी और स्टेट में अगर आपकी ब्रांच है तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट इज 20 lakh। पर अगर आपका एक भी ब्रांच लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो आपको जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस है उन सबका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला मालिक, इन केस ऑफ जीएसटी। एक सेकेंड। ओके सर ध्यान रखिएगा, पूरे इंडिया में मान लो आपका एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, एक ब्रांच कहाँ है सर, गुजरात में है। ऑल इंडिया बेस पर सर ध्यान दीजिएगा, ऑल इंडिया बेस पे सेम पेन नंबर पे जितनी ब्रांचेस आपकी इंडिया में है, जितने प्लेस ऑफ बिजनेस आपके इंडिया में है, उन सबका टर्नओवर, भले एग्जिम टर्नओवर हो, टैक्सेबल टर्नओवर हो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई हो, इंटरस्टेट हो, इंट्रास्टेट हो, एक्सपोर्ट हो, भले गुड्स का हो या सर्विस का हो, सारा टर्नओवर ऐड करके फिर देखा जाता है क्या, एग्रीगेट टर्नओवर। और हाँ, अगर आपने ऐसी कोई सॉरी आपने ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई ली है, ऐसी कोई इनवर्ट सप्लाई ली है जिसमें सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है, तो ऐसे केस में वो आपका इनवर्ट सप्लाई है, ऑल्दो उस पर टैक्स आप पे कर रहे हो, इट डजंट मीन कि वो आपका टर्नओवर है, उसको टर्नओवर में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर, आपका कोई इनवर्ट सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज में आपकी लायबिलिटी आती है वो आपका इनवर्ट सप्लाई है, वो आपका टर्नओवर नहीं है बच्चों। हाँ, आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल है, पर है तो आपका आउटवर्ड सप्लाई, वो टर्नओवर का पार्ट बनेगा बच्चों। पर आपका इनवर्ट सप्लाई कभी भी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा, भले ही उस पर लायबिलिटी आपकी आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में। प्लस सर एग्रीगेट टर्नओवर शैल इंक्लूड ऑल टैक्सेस, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके वैल्यू के अंदर, पर इट शैल एक्सक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ड्यूटी जीएसटी, जीएसटी कंपनसेशन सेस। क्लियर, ये एग्रीगेट टर्नओवर था बच्चों आपका। अब ध्यान देना बच्चों, सर कुल मिला के सारे टर्नओवर ऐड करने के बेटा, के इंटरेस्ट हो, सब कुछ, एग्जाम सप्लाई है, टैक्सेबल है, सब कुछ इंक्लूड करने का एंटायर टर्नओवर ऑल इंडिया बेस पर सेम पेन नंबर पर जितनी ब्रांच है सबका आपको टर्नओवर क्लब करके फिर देखना एग्रीगेट टर्नओवर रुपीज 20 लाख क्रॉस हुआ कि नहीं हुआ। नाउ अगर आपका एक भी ब्रांच लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है तो सर आपकी सारी ब्रांचेस लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसलिए सर अगर आपका एक ब्रांच महाराष्ट्र में है, एक ब्रांच गुजरात में है, दोनों का टर्नओवर क्लब करके देखा, वो अगर 20 लाख रुपए क्रॉस हो रहा है तो आपको एग्रीगेट टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से क्रॉस कर गया, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा दोनों जगह पे आपको बेटा। पर मान लो आपका एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच इन 4 में से किसी एक स्टेट में है, सर मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में है, तो सर ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त महाराष्ट्र और सपोज मिजोरम है, महाराष्ट्र और मिजोरम का टर्नओवर क्लब करेंगे और सर वो देखेंगे 10 लाख रुपए क्रॉस हो रहा है क्या। अगर 10 लाख रुपए क्रॉस हुआ तो मिजोरम वाली ब्रांच इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। जैसे ही मिजोरम वाली ब्रांच इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन तो ऑटोमेटिक महाराष्ट्र वाली ब्रांच भी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। इसलिए ये बोला जाता है क्या, अगर आपका केवल एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन 4 में से किसी एक जगह पे है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो तो सर आपकी रजिस्ट्रेशन टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख ओनली। और 10 लाख जैसे ही क्रॉस होता है सर आपको सर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट। ध्यान सुना, अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना तो एवरी सच स्टेट फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, तो आपको हर स्टेट में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। हाँ अब सुनना बच्चे ध्यान से, अगर इन 4 स्टेट में आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख, अदरवाइज 20 lakhs। अब सुनना ध्यान से, सर मान लो
महाराष्ट्र से, ये लिख रहा है, ये रहा, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र से आप बेचते हो क्या? मार्कर्स, पेन, टेक्सटाइल सप्लाईज करते हो आप। गुजरात से दारू बेचते हो, सॉरी दारू तो बैन है भाई, ओ भाई दारू से गुजरात से आप पेट्रोल बेचते हो बेटा, या कोई ऐसा सप्लाई करते हो जो एग्जम्प्ट है बेटा, और कुछ सप्लाई करते ही नहीं हो, तो गुजरात वाली ब्रांच से एक्सक्लूसिवली वही सप्लाई करो विच आर नॉट टैक्सेबल या विच आर एग्जम्प्ट अंडर जीएसटी। तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर काउंट करते वक्त तो महाराष्ट्र प्लस गुजरात दोनों का टर्नओवर काउंट करेंगे, क्योंकि एग्जम भी टर्नओवर काउंट होता है बेटा। पर एग्रीगेट टर्नओवर में दोनों इंक्लूड होगा। पर मालिक, ओ मालिक सर, जैसे ही दोनों का टर्नओवर क्लब करके, महाराष्ट्र और गुजरात का टर्नओवर क्लब करके 20 लाख रुपए क्रॉस होगा, यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन बट ओनली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, नॉट इन द स्टेट ऑफ गुजरात, बिकॉज वहां से आप टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहे हो बेटा। ऑल द टर्नओवर का पार्ट बनेगा ये, क्योंकि एग्जाम सप्लाई है तो भी एग्रीगेट टर्नओवर में आता है बेटा। क्लियर? सेकंड, मान लो यही महाराष्ट्र आपके एक ब्रांच होता है और गुजरात की जगह में मैं लिख देता हूं क्या, मिजोरम। अगर आपका महाराष्ट्र और एक मिजोरम में ब्रांच होता और मिजोरम से आप केवल और केवल पेट्रोल सप्लाई करते हो या एग्जाम सप्लाई ही करते हो और कुछ और सप्लाई नहीं करते हो, तो एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त महाराष्ट्र और मिजोरम दोनों का टर्नओवर क्लब किया जाएगा, क्योंकि एग्जाम नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनता है। अब सर आपके टर्नओवर में तो आपने इंक्लूड कर दिया है, पर सर जैसे ही एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख रुपए क्रॉस होगा, क्लियर सर, अब मिजोरम में देखेंगे क्या आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो? नहीं सर, मिजोरम में आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, क्योंकि आपने टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है। कहां से? मिजोरम से। ऑल्दो एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। नाउ अगर आप मिजोरम में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो ऑब्वियसली महाराष्ट्र में भी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, क्योंकि आपका टर्नओवर अभी तक 10 लाख ही हुआ है। अब जैसे ही 10 लाख क्रॉस होगा, उसके बाद जब 20 लाख तक पहुंचेगा, तब मिजोरम तो वैसे भी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं है, अब महाराष्ट्र विल बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। मतलब ये 4 स्टेट में एग्रीगेट टर्नओवर इज 10 लाख। पर सर 10 लाख का टर्नओवर लिमिट हो जाएगा पूरे इंडिया के लिए अगर इन 4 में से किसी एक स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो। तो अगर इन 4 में से किसी भी स्टेट से आप टैक्सेबल सप्लाई कर ही नहीं रहे हो, तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो पार्ट बनेगा, पर सर आपका एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 10 लाख नहीं होगा, उस केस में 20 लाख रुपए ही रहेगा। क्लियर? डन। ये सब मैंने यहाँ पे बातें लिखी हुई है, हाँ है ना भाई? चलिए, सरकार बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आपको। क्लियर? ये बहुत काम का पॉइंट आएगा। क्लियर? फुल माहौल। एग्जाम सप्लाई, सर चिराग भाई ने बोला है एग्जाम सप्लाई शेल आल्सो बी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट टर्नओवर, यस, एंड 10 लाख विल बी द थ्रेशोल्ड लिमिट। बिल्कुल सही बोल रहे हो। पर अगर मिजोरम से, मणिपुर से, नागालैंड से, त्रिपुरा से आप केवल एग्जाम सप्लाई ही कर रहे हो, तो सर ऐसे केस में आप वहां पे उस स्टेट में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे। अब लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो सर ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट भी 10 लाख नहीं होगी, इस केस में 20 लाख रुपए ही होगी बेटा। के डन। अच्छा, एक और हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप केवल और केवल गुड्स ही सप्लाई करते हो, क्या सप्लाई करते हो बेटा आप? गुड्स, एक्सक्लूसिवली सप्लाइंग गुड्स ओनली, तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 40 लाख, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे पॉइंट आएगा तो पढ़ेंगे बेटा, सेक्शन 23 के साथ आएगा बेटा। के डन। अच्छा, अगर मान लो किसी ने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है सर, या किसी की डेथ हो गई, उसके लीगल आर्स कंटिन्यू करे बिजनेस को, तो उनको नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? विद इफेक्ट ऑन द डेट ऑफ सच ट्रांसफर और सक्सेशन, आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेन नंबर चेंज हो रहा है। देन सर कंपनीज एक्ट के अंदर अगर किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो गया, तो जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू करेगा, उसके बाद आपको नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ये डन। सर अब आइए टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग क्या होता है। सर मैं शुरुआत में जब लेक्चर शुरू किया था, मैंने फर्स्ट लेक्चर तो मैंने पढ़ाया था क्या, टैक्सेबल पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा। सर अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा दिया तो भी आप टैक्सेबल पर्सन हो, इसलिए आपकी सप्लाईज पे टैक्स लगने लग जाता है जिस दिन से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। और अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो भी आप कौन हो? टैक्सेबल पर्सन हो, और आपको सर टैक्स पे करना पड़ेगा ऑन योर सप्लाईज। क्लियर? ये मैंने एनालिसिस में लिखा है बेटा। के सर रजिस्टर्ड पर्सन मींस अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हैविंग अ यूआईएन। यूआईएन होल्डर्स को कोई रजिस्टर्ड पर्सन नहीं बोलते बेटा। यूआईएन होल्डर्स कौन होते हैं? आगे आएगा बेटा। ओके सरकार, अब आइए क्या, अभी तो हमने पढ़ा क्या जनरल सेक्शन, सेक्शन में 22, अब पढ़ रहे क्या सेक्शन में 24। ये बोलता है दिमाग खराब मत करना सर, फॉलोइंग केस में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। भाई ने बोला करने का मतलब करने का, बात खत्म। एग्रीगेट टर्नओवर कुछ भी हो, वी डोंट केयर। सर कौन कौन से पर्सन है? सर ध्यान देना बेटा, ओपन है पर आप उधर ध्यान में दीजिए, मैं अपने हिसाब से पढ़ता हूँ, मजा आएगा आपको, लिंक करते हुए पढ़ा दूंगा मैं। मालिक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, सर उधर मत देखना, उसकी सीक्वेंस नहीं पढ़ा रहा मैं, मेरी तरफ से पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट, अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो, आपको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है। इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के लिए 20 लाख का बेनिफिट दिया हुआ है।
क्लियर। अच्छा, मैं अब जहाँ पे भी 20 लाख रुपए बोलूंगा ध्यान देना, वहां पे सर वो 4 स्टेट में 10 लाख रुपए माना जाएगा, मैं बार बार 10 लाख रुपए नहीं बोलूंगा बेटा आपको। ओके सर। फर्स्ट क्या है, अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हो तो सर आपको बुक्स में मत देखना, मेरी तरफ ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं अपने सीक्वेंस में और लिंक से पढ़ा दूंगा बेटा आपको। मालिक, अगर आप इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई कर रहे हो गुड्स का तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पर इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में 20 लाख का बेनिफिट मिलता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता है। ओके। सेकंड सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है सर। थर्ड है क्या सर, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, इनको 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। देन एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जिसको सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 याद है, ओला उबर स्विगी, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। देन एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस की लायबिलिटी जिसको आती है, हर उस ई कॉमर्स ऑपरेटर को, जैसे Amazon.in, इसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा सर। फिर आता है क्या, हर वो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो ऐसे किसी ईसीयू के थ्रू सप्लाई करा जिसको टीसीएस की लायबिलिटी थी, तो सप्लायर को भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी। पर सर सर्विस सप्लायर को बोल दिया क्या कि आप भले ही ईसीयू के थ्रू सप्लाई करो, भले आप ईसीयू के थ्रू सप्लाई करो जहां टीसीएस एप्लीकेबल होता है, फिर भी आपको 20 लाख का बेनिफिट दिया जाएगा। और हाँ, ये सर्विस सप्लायर के साथ साथ अभी गुड सप्लायर के लिए भी एग्जम्पशन दे दिया कि भले आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई कर रहे हो जहां पे टीसीएस एप्लीकेबल होता है, फिर भी आपको सर रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है, एग्जम्पशन दे दिया कंडीशन से, आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल में एज वेल एज करंट फाइनेंशियल में एग्रीगेट टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। सेकंड सर, आपको जीएसटी पोर्टल पे जाके एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा, आपको अपना पैन नंबर एड्रेस वैलिडेट कराना पड़ेगा, और उसके बाद आपको यूनिक एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। मोर देन वन यूनिक एनरोलमेंट नंबर नहीं मिलेंगे, एक पैन नंबर पे एक ही एनरोलमेंट नंबर मिलेगा। आप मल्टीपल स्टेट से सप्लाईज नहीं कर सकते, आपको एक ही स्टेट में एनरोलमेंट नंबर मिलेगा और एक ही नंबर मिलेगा। सर आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर सर। फिर बोल दिया क्या, जिस दिन आपका थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस हो जाएगा उस दिन आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, और जिस दिन आप सर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गए उस दिन से ये एनरोलमेंट नंबर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा आपका बेटा। क्लियर। एंड हाँ सर ध्यान दीजिएगा बेटा, सर यहाँ पर इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ईसीयू पे जब आप लॉगिन करेंगे वहां पे आपका इंटरस्टेट सप्लाई पे ही ब्लॉकेज लगा देगा, ईसीयू अपने सॉफ्टवेयर में इस तरह का काम करेगा। क्लियर। ये सर ये पॉइंट याद रखा, है ना मालिक, ये मैंने आपको पढ़ाया बेटा, ठीक है। अब यहां से पढ़ोगे ना सर तो एक एक वर्ड पढ़ने में ऐसा लगेगा बहुत बड़ा है, जबकि ध्यान से सुनोगे तो अच्छे से पूरा समझ में आएगा आपको बेटा। आइए सर फिर पढ़ते हैं क्या, अगर आप कोई एजेंट हो हु सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो ऐसे एजेंट्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैंने आपको आगे पढ़ाया था बेटा। अरे क्लियर सर, ये देखिए ये पढ़ा दिया सर। नेक्स्ट क्या, अगर आप ऐसे कोई इनवर्स सप्लाई लेते हो जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट खुद लायबल है टैक्स पे करने के लिए अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो ऐसे केस में उसको टैक्स पे करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा कंपलसरीली। 95 ने पढ़ा दिया, एनआरटी भी पढ़ा दिया। देन टीडीएस के लिए जो लायबल होता है, यानी ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वगैरह, आगे चैप्टर आएगा, टॉपिक आएगा टीडीएस वाला, जिनको भी टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी आती है उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो रजिस्टर्ड है ऑलरेडी या नहीं। फिर सर ध्यान देना बेटा, एजेंट की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ, 95 वाली बात कर चुका हूँ, ईसी वाली बात कर चुका हूँ, और एनी अदर पर्सन जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा अब तक नोटिफाई नहीं किया। प्लस सीए में इंटरमीडिएट में अगर आप हो तो 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा है, जैसे आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो सेपरेट नंबर उसके पास है या नहीं है। एज आईएसडी डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना है तो सेपरेट नंबर लेना ही पड़ेगा। प्लस सर सीए में इंटर में अगर आप हो तो ध्यान दीजिएगा बेटा, अगर आप ओआईडीआर सर्विस जैसे netflix.com जो आउट ऑफ इंडिया से सर्विसेज दे रहा है टू नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंडिया के अंदर जो सर्विस दे रहा है उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन मनी गेमिंग अगर आप वेबसाइट आपकी श्रीलंका की जंगली रमी पे आओ ना महाराज, और वो रमी वाली जो वेबसाइट मान लो आउट ऑफ इंडिया की, उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इंडिया के अंदर बेटा, ठीक है। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो सीएमए इंटरमीडिएट में आते हैं, यहाँ पे नहीं आते, मैंने आपको बता दिया। सरकार अब ध्यान देना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, और अगर कोई इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा है किसका, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स का बेटा, विचार प्रीडोमिनेंटली हैंडमेड होते हैं बेटा, कुछ मशीनरी यूज हो सकती है चलेगा सर, तो ऐसे केस में इनको भी 20 लाख का बेनिफिट दे दिया गया है। हैंडीक्राफ्ट गुड्स और नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स होती है उनके लिए, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, बस कंडीशन क्या है, पैन नंबर होना चाहिए और आपको ईवी बिल इश्यू करना पड़ेगा ऑन एवरी सच इंटरस्टेट सप्लाई। सर 10 लाख या 20 लाख का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, पेन नंबर आपके पास होना चाहिए बेटा, हाँ है ना भाई सर, एंड आपको ईवी बिल जनरेट करना पड़ेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर आप
इस तरह का एग्जामेशन लेते हो तो इंटरसेट सप्लाई करते हो, कौन सी गुड्स का, हैंडीक्राफ्ट गुड्स का बेटा, नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स के डन। सर ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा। आइए सेक्शन में 23 सर ये बोलता है क्या, देखो 22 में पढ़ा क्या, थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होगा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 24 बोलता है क्या, इनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। 23 बोलता है क्या, मालिक फॉलोइंग आर एग्जाम फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ये लास्ट के जो 3-4 पॉइंट था ना, ये वाला एग्जामेशन की यहाँ पे जो पढ़े 20 लाख तक इनको बेनिफिट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, ये सभी 23 का पावर यूज करके एग्जामेशन दिया गया और लिंक करने के लिए मैंने पॉइंट ऊपर लिखे बेटा। अब मालिक किस किस को रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है, फर्स्ट पर्सन्स एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाइंग गुड्स और सर्विस और बोथ विच आर नॉट लायबल टू टैक्स। सर जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं है, अगर आप सप्लाई करते हो और कुछ सप्लाई करते ही नहीं हो, रजिस्ट्रेशन कराए कर भी क्या लोगे। सेकेंड होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ऐसा गुड्स या सर्विस आप सप्लाई करते हो जो पूरा का पूरा क्या है, एग्जाम्ड है, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। फिर आप एक किसान हो, कौन हो बेटा, एग्रीकल्चरलिस्ट, टू द एक्सटेंट ऑफ सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टिवेशन ऑफ लैंड, अगर आपका केवल खेती का ही इनकम है और कोई इनकम नहीं है तो सर एग्रीगेटर कितना भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। क्लियर, ये 3 केस में आपको एग्जाम्शन दे रखा है, प्लस गवर्नमेंट को पावर देगी, वो चाहे तो कुछ लोगों को और भी एग्जाम कर सकती है नोटिफाई करके। जो 4 पॉइंट तो हमने ऊपर पढ़े बेटा, अब बाकी पॉइंट सर फर्स्ट पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज आउटवर्ड सप्लाईज, मैं ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई करता हूं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल होता है, हमारी लायबिलिटी आती ही नहीं है। मैं ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई कर रहा हूं जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, जिसपे रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है, सप्लायर की लायबिलिटी आती नहीं, जैसे लॉयर हो गए या गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हो गया जिसमें फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन नहीं लिया। अब रेसिपिएंट लायबल है, हम लायबल है ही नहीं, रजिस्ट्रेशन कराए कर भी क्या लेंगे सर, ठीक है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप वाले केस में। सर ध्यान दीजिएगा बेटा, पर्सन्स एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप, ठीक है, ये अमेंडमेंट था, बुक प्रिंट होने के बाद ये अमेंडमेंट आया था तो मैंने यहाँ लिख दिया, और आपको जो मैंने एक्स्ट्रा नोट्स शेयर किए कि जो अमेंडमेंट्स एक्स्ट्रा है वो उसमें भी लिखा हुआ है बेटा। क्लियर, ये रहा सर, ये रहा, एक्सेप्ट पर्सन्स मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज आउटवर्ड सप्लाईज, एक्सेप्शन टू दिस एग्जम्पशन पर्सन्स एंगेज्ड इन सप्लाई ऑफ मेटल स्क्रैप। अगर आप मेटल स्क्रैप सप्लाई करते हो तो आपको पता है सर अनरजिस्टर्ड पर्सन ने मेटल स्क्रैप सप्लाई किया है, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वहां रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। सर वैसे गुड्स की लिस्ट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की आपकी कोर्स में नहीं आती, पर नॉलेज के लिए बता रहा मैं आपको बेटा, सीएम इंटर वालों ने पढ़ रखा होगा, पर हाँ ध्यान देना बेटा, अगर मेटल स्क्रैप अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करता है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। पर अगर मेटल स्क्रैप सप्लाई करने वाले का टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाता है, ऐसे केस में उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और वो नॉर्मल टैक्स पे करेगा, फिर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। सर वापस बोलता हूं, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने मेटल स्क्रैप सप्लाई किया किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो रिवर्स चार्ज लगता है। पर अगर आप मेटल स्क्रैप सप्लाई करते हो और अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन क्रॉस कर जाता है, ऐसे केस में आपको अब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन आपको कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन अगर आप कराते हो तो यू बिकम अ टैक्सेबल पर्सन, और ऐसे केस में फिर आपकी आउटपुट सप्लाईज पे फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म टैक्स लगेगा, क्योंकि अब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहे बेटा, ठीक है। तो मेटल स्क्रैप वाले केस में अगर आप पे लायबिलिटी आती रजिस्ट्रेशन की, तो आपका थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, इसलिए वो एक्सेप्शन में लिख दिया बेटा। बाकी ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई करो जिसमें रिवर्स चार्ज ही लगता है और कुछ फॉरवर्ड चार्ज है ही नहीं, तो आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं बेटा। सरकार अभी आ गया कि अगर आप केवल और केवल गुड्स ही सप्लाई करते हो, सर्विसेज है ही नहीं, तो योर एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 40 लाख, 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा बच्चों। अब 40 लाख का बेनिफिट अगर मिलेगा तो उसके लिए कुछ कंडीशन है बेटा। सबसे पहली बात तो ये, यू शुड बी एंगेज्ड एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज नहीं हो सकती, पर हाँ एक सर्विस हो सकती है, कौन सी, क्या आपने किसी को लोन दिया है, एडवांस दिया है और उस पे इंटरेस्ट अगर अन हुआ तो आपको पता है इंटरेस्ट इज कॉल्ड एग्जम सप्लाई ऑफ सर्विस। सर एग्जम टू या टैक्सेबल है तो सर्विस ना यार, क्लियर, फिर भी यू विल नॉट बी इन एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट। आई रिपीट सर, ध्यान देना बेटा, कंपोजिशन स्कीम जब पढ़ा था हमने बेटा, तब हमने बात करी थी क्या, इंटरेस्ट की रेवेन्यू को टर्नओवर में इंक्लूड ही नहीं करने का। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है, यहां पे बोला है क्या, इंटरेस्ट की अगर इनकम है तो एग्जाम सप्लाई ऑफ सर्विस है, उसको टर्नओवर में तो इंक्लूड करने का, एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनेगा। जैसे 35 लाख का टर्नओवर आपका गुड्स का था, 2 लाख का आपका इनकम था ब्याज का, टोटल हो गया कितना
37 लाख, तो एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितना है 40 लाख, तो एग्रीगेट टर्नओवर में तो आपके इस 37 लाख, एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 37 लाख, पर यही माना जाएगा कि आप एक्सक्लूसिवली गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, यू विल नॉट बी इन एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट, ऑल्दो ये सर्विस का टर्नओवर है, इंटरेस्ट बेटा आपका, फिर भी मानेंगे कि आप गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड तो करेंगे पर यही मानेंगे कि आप गुड्स ही सप्लाई कर रहे हो, यू विल नॉट बी इन एलिजिबल फॉर कंपोजिशन फॉर 40 लाख का बेनिफिट बेटा, ठीक है। सेकंड सर, पर्सन्स रिक्वायर्ड टू टेक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन बेटा, अगर आपका सेक्शन नंबर 24 में कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है तो 40 लाख छोड़ो 10 लाख का भी बेनिफिट नहीं मिलता बेटा आपको। देन सर याद है वो 8 गुड्स के अगर आप मैन्युफैक्चरर हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, यहाँ पे 8 में से एक वो थम्स अप कोका कोला हटा दीजिए बेटा, एडिटेड वाटर वाला पॉइंट हटा दो, बाकी के 7 गुड्स के अगर आप सप्लायर हो, भले ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सप्लाई भी कर रहे हो तो भी आप 40 लाख के लिए एलिजिबल नहीं हो। अब वो 7 गुड्स कौन कौन सी है, आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस, वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला, टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, फ्लाई ऐश ब्रिक्स, फ्लाई ऐश एग्रीगेट्स, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स, ब्रिक्स ऑफ फॉसिल मिल्स और सिमिलर सिलिशियस अर्थ, बिल्डिंग ब्रिक्स और अर्दन और रूफिंग टाइल्स। सर ये गुड्स जिनके मैन्युफैक्चर अगर आप हो तो कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती, यहाँ पे एडिटेड वाटर नहीं है बेटा बस के बाकी सारे गुड्स है, पर अगर इसके आप सप्लायर भी हो, भले ट्रेडर हो या मैन्युफैक्चरर कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर 40 लाख का बेनिफिट के। सर फिर है क्या सर, यहाँ पे 10 स्टेट के नाम लिखिए, कितने बेटा 10, तमन्ना ऑसम टीपी, जहां पे आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर अब वो तमन्ना, देखो तमन्ना वाले 4 स्टेट जो है हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, वहां 40 लाख छोड़ो 10 लाख का बेनिफिट मिलता है बेटा, ओनली 10 लाख का ही बेनिफिट मिलेगा अगर उन 4 स्टेट में आप हो तो। तमन्ना कौन से, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड के। फिर असम, ये हमने पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम में, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, क्लियर। और टीपी या 2 स्टेट एक्स्ट्रा है, तेलंगाना और पुडुचेरी, ये 10 स्टेट ऐसे हैं जहां पे आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्लियर। अगर आपका एक भी प्लेस ऑफ बिजनेस इन 10 में से किसी भी एक स्टेट में है जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई करें तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये मैंने चार्ट फॉर्म में आपको दे रखा है कि उन 4 स्टेट में तो 10 लाख का बेनिफिट मिलता है बेटा। सर तमन्ना असम, ये जो 6 स्टेट्स है यहाँ पे आपको 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा बेटा। बाकी सारे स्टेट्स में, भले कश्मीर हो, भले आसाम हो, हिमाचल प्रदेश हो, कोई भी स्टेट हो बेटा, हर जगह आपको अगर एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते तो 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, गुड्स और सर्विस दोनों तो ऑब्वियसली 20 लाख का बेनिफिट ही मिलेगा के। चलिए सरकार, एंड लास्ट, अगर आपने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लिया या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो, यू वांट टू कंटिन्यू योर रजिस्ट्रेशन, तो आप 40 लाख का बेनिफिट नहीं लेना चाहते, मत लो, हमें क्या दिक्कत है बेटा, ठीक है। ये आपका 40 लाख का बेनिफिट किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। सरकार अब आइए प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। सर अभी जो हमने लास्ट 25 मिनट्स में जो पढ़ा हमने बेटा, किसको रजिस्ट्रेशन कराना है किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, सेक्शन नंबर 22, 23, 24, ये 3 सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे जिससे डिफाइन होता है कि किसको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आती है और किसको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी नहीं आती है। आई होप पूरा पॉइंट क्लियर है बेटा, आई होप पूरा पॉइंट समझ में आया किसको रजिस्ट्रेशन कराना है किसको नहीं कराना है। एंड जरूर सर सेक्शन नंबर 24 की लिस्ट को जरूर आप याद करें कि किसको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी बेटा। वैसे हर इंडिविजुअल पॉइंट आपको इतना अच्छे से समझाया हुआ है कि वो पॉइंट जैसे आएगा वो क्लिक करेगा, हाँ यार कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इसमें। आओ बच्चों, अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहली बात कितने दिन में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, कितने दिन में। तो सर जिस दिन आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए, जिस दिन आप पे लायबिलिटी, ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं बेटा, उसके 30 डेज में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई, क्लियर सर। और अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो या एनआरटीपी हो तो एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आप कोस्टल स्टेट्स में हो, टेरिटोरियल वाटर्स में लोकेटेड हो बेटा, वो भी इंडिया का पार्ट है बेटा, तो नियरेस्ट बेस लाइन जिस स्टेट में आती है सर वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, जिस दिन आपका
लाइबिलिटी आया रजिस्ट्रेशन कराने का बेटा, खास बात नहीं बेटा। क्लियर? अब मेरी बात समझना बेटा। सर जीएसटी के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर यू आर मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। ओके सर, ध्यान देना बच्चों। अब मैं ऑलरेडी जो बात कर रहा हूं वो मैक्सिमम बातें मैं आपको ऑलरेडी आगे पढ़ा चुका हूं जब रेस्पेक्टिव टॉपिक आया था तब। मालिक, सबसे पहली बात तो ये कि आपका मल्टीपल स्टेट्स में ब्रांच है, तो सर हर वो स्टेट जहां से आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हो वहां आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा कंपलसरीली सेपरेट। पर आपकी मल्टीपल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है सेम स्टेट में, तो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी। क्लियर? कि आप चाहे तो सारी ब्रांचेस के लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन ले, जिसमें से किसी भी एक प्लेस को डिक्लेयर कर दे एज योर एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी प्लेसेस को भी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये मेरे एड्रेस है, पर वो सब मेरे क्या है, एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस है। सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो आप। और आप चाहो कि नहीं सर मेरे को तो इस वाली ब्रांच के लिए सेपरेट नंबर लेना है, इस वाली ब्रांच के लिए सेपरेट नंबर लेना है, भले सेम स्टेट में है, तो आपकी इच्छा है, आप चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकते हो। क्लियर? समझे मेरी बात? ओके, नाउ पॉइंट आता है क्या कि सर अगर आपने सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर ले रखा है, भली वो ब्रांच सेम स्टेट में है या दूसरे स्टेट में, तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी। तो ऐसे केस में सर उन सब ब्रांचेस को आपस में क्या बोलेंगे, डिस्टिंक्ट पर्सन बोलेंगे बेटा। ठीक है? अब आपका सर मान लो कोई एस्टेब्लिशमेंट किसी और स्टेट में है, तो ऐसे केस में कहेंगे क्या, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिस्टिंक्ट पर्सन कहेंगे। ओके मालिक? सर अब आइए बेटा का अगर आपने सर आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, क्या नहीं हो बेटा, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो, पर आपकी इच्छा है कि मेरे को तो रजिस्ट्रेशन लेना है, तो यस यू कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन वॉलंटरीली आल्सो इवन दो योर एग्रीगेट टर्नओवर हैज नॉट क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन। पर सर ऐसे केस में जैसे ही रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जैसे 14 फेब को आपने वॉलंटरीली अप्लाई किया, 17 फरवरी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, तो 17 फरवरी से यू बिकेम अ टैक्सेबल पर्सन। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 14 फेब। ओके मालिक? सर पेन नंबर होना इज कंपलसरी फॉर ग्रांटिंग द रजिस्ट्रेशन नंबर, विदाउट पेन नंबर यू कैनॉट गेट द रजिस्ट्रेशन नंबर, क्योंकि पेन बेस्ड नंबर होता है, आपको पता है बेटा। एनआरटीपी जो आउट ऑफ इंडिया से आया उसके पास हो सकता है पेन नंबर नहीं इंडिया का बेटा, तो उसके देश में वो वहां का जो उसका कोई टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, जैसे इंडिया में जीएसटी नंबर होता है ना बेटा, वैसे ही वहां पे भी कोई ना कोई टैक्स होगा, जीएसटी होगा, वेट होगा, कुछ टैक्स होगा, उसके आइडेंटिफिकेशन नंबर से या उसके पासपोर्ट के बेस पे भी आपको एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हो। क्लियर? फिर टीडीएस के लिए जो लायबल होते हैं इनकम टैक्स, सॉरी टीडीएस के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वगैरह, सर जीएसटी वाले टीडीएस की बात कर रहा हूं, उनको सेपरेट नंबर लेना पड़ता है, भले वो सेपरेट रजिस्टर्ड है या नहीं है। अब उनके पास पेन नंबर नहीं है, तो सर इनकम टैक्स का अगर 10 नंबर उनके पास है, तो उसके बेस पे भी उनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा जीएसटी का, टीडीएस का बेटा। ओके, नाउ सर यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज पढ़ना, एनी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ UNO or any multilateral financial institution and organization is notified under the United Nations Privileges and Immunities Act, consulate और embassies of the foreign countries, जैसे यूएस एम्बेसी वगैरह जो होती है, जहाँ से वीजा प्रोसेस वगैरह होता है बेटा सारा, सर एंड एनी अदर पर्सन नोटिफाइड बाय द कमिश्नर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ यूआईएन, क्या लेना पड़ता है इनको बेटा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फ्रॉम द जीएसटी पोर्टल बेटा, विच इज वैलिड फॉर एंटायर इंडिया। मतलब इनको स्टेट वाइज अलग अलग यूआईएन नंबर नहीं लेना पड़ता है वो पता है, नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वैसे रिफंड चैप्टर आपके कोर्स में आता नहीं बेटा। इनको यूआईएन नंबर क्यों लेना पड़ता है, क्योंकि इन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को, ये फॉरेन एम्बेसीज को, काउंसलेट ऑफिसेज को जो आपने सप्लाई किया है उस पर जीएसटी तो लगता है, जीएसटी लगता है, पर यूआईएन होल्डर ने जितने भी इनवर्ड सप्लाई पे टैक्स पे किया होता है, इन सब का इनको रिफंड मिल जाता है, जो भी परचेज पे टैक्स पे किया सबका रिफंड इनको मिलता है बेटा, समझे? इसलिए इनको सेपरेट नंबर दे रखा है यूआईएन नंबर। और सर ऐसे केस में इनको जितना भी इनवर्ड सप्लाई पे इन्होंने टैक्स पे किया उसका रिफंड इनको मिलता है। के सर, और हाँ सर इनको यूआईएन होल्डर्स को रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में नहीं मानते, एंड यूएन नंबर इज वैलिड थ्रू आउट द कंट्री, स्टेट वाइज अलग अलग नंबर लेने की जरूरत नहीं है। आइए सुओ मोटो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, अगर ऑफिसर को लगता है कि आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो, फिर भी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया, ऑफिसर को लगता है कि यू शुड गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बट स्टिल यू हैव नॉट गॉट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, तो ऐसे केस में वो सुओ मोटो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर सकता है, वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इशू कर देगा। अगर कोई सर्वे, इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, सर्च या एनी अदर प्रोसीडिंग में पता पड़ा कि यू आर लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो ऐसे केस में वो खुद आपका रजिस्ट्रेशन कर देगा, एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दे देगा, सुओ मोटो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बोलते हैं।
हाँ, अब आपको लगता है क्या कि सर जो ऑफिस ने किया वो सही किया, मैं लायबल था, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, तो आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना विद इन 90 डेज। जिस दिन उसने कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किया उसके 90 दिन में खुद रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना, या फिर आपको लगता है आपके साथ बड़ी ही नाइंसाफी हुई तो यू कैन फाइल एन अपील अगेंस्ट सच एन ऑर्डर ऑफ द ऑफिसर। पर हाँ, अगर आप अपील में हार गए, जैसे केस में जिस दिन वो अपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर आया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा सर, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। कि उस अपील वाली अथॉरिटी ने बोल दिया नहीं भाई तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, दिमाग खराब क्या कर रहा है। तो जिस दिन उस अपील वाली अथॉरिटी का ऑर्डर आया उसके 30 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, अब सर आइए कहा SEZ के लिए बेटा। सर मान लो मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में है और लोकल मार्केट मतलब DTA मतलब डोमेस्टिक टेरिफ एरिया, नॉर्मल मार्केट जहां आप रोज दुकान वगैरह देखते, और मेरा एक ब्रांच का है SEZ में बेटा। एक ब्रांच तो SEZ में और एक आउटसाइड SEZ में है। सर भले ही वो सेम स्टेट में, अच्छा एक और दूसरी जो महाराष्ट्र में SEZ है अंधेरी में, वहीं पे मेरा एक और ब्रांच है बेटा, महाराष्ट्र में ही है बेटा। ऑल्दो दोनों ब्रांच सेम स्टेट के अंदर है पर एक SEZ में है एक आउटसाइड SEZ है, तो ऐसे केस में दोनों ब्रांच का सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी होता है, वहां चॉइस नहीं है। कि SEZ को अगर आपने कोई गुड सप्लाई किया, सर्विसेज सप्लाई करा किसी और ने, तो उसको बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाई, इसलिए SEZ का नंबर अलग होना जरूरी है, वरना पता कैसे पड़ेगा कि SEZ वाली ब्रांच को सप्लाई किया है कि लोकल ब्रांच को सप्लाई किया है। ओके चलिए, फिर अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाले हो, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, ध्यान देना ये जो नॉर्मल प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन हम पढ़ रहे हैं वही प्रोसीजर इनके लिए भी अप्लाई होता है, भले आप कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर रहे हो, आप वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, सेम प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन जो हम पढ़ने वाले वही होगा। क्लियर। पर अगर आप NRTP हो, आप TDS डिडक्ट करने के लिए लायबल हो, आप TCS कलेक्ट करने वाले ECO हो, या OIDR सर्विस जो आउट ऑफ इंडिया से प्रोवाइड करते हैं netflix.com हो, या ऑनलाइन मनी गेमिंग आउट ऑफ इंडिया वाली वेबसाइट हो जो इंडिया में लोगों को खिला रहे हो, तो इनके लिए सेपरेट फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दे रखा है जो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर सेपरेट प्रिस्क्राइब फॉर्म दे रखा है इनके लिए। के अब नॉर्मल लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है वो आपको यहां दे रखा है। सर व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। मालिक आइए, अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या कहते हैं। ओके एक सेकंड रुकिए। ओके देखिए सर मैंने आपके लिए गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली बेटा। अगर आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना है, सर अगर आपको GST में रजिस्ट्रेशन कराना है तो सर गवर्नमेंट की वेबसाइट है gst.gov.in। क्लियर, ये दिख रही होगी सर आप, यहां आप जाएंगे सर, फिर यहां पे आ रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, हाँ ना भाई सर, ये रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे, ओके ये दिखा आपको रजिस्टर, यहाँ पे आपने क्लिक किया, अभी देखिए ये फॉर्म खुल गया, ऑटोमेटिक फॉर्म खुल गया। दिस फॉर्म इज कॉल्ड फॉर्म नंबर GST REG 01। ये देखिए सर, ये देखो आप सरकार, एवरी पर्सन लायबल टू गेट रजिस्टर्ड and person seeking voluntary registration shall before applying for registration declare his PAN number, state और यूनियन टेरिटरी जहां पे वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म नंबर GST REG 01 ऑन द GST कॉमन पोर्टल दैट इज www.gst.gov.in। तो सर ये जो फॉर्म नंबर GST REG 01 है सर, ये ऑटोमेटिक ओपन हो गया है, ये देखिए बेटा मैंने आपको बताया। क्लियर, ये है फॉर्म नंबर GST REG 01 उसका पार्ट ए। ओके अब सर यहाँ पे आपको अपना ये कि आप एज ए टैक्स पे रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, एज ए TDS डायरेक्टर हो, ECO हो, या आप किस तरह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, हमने टैक्स पेयर की तरह रजिस्ट्रेशन करना है। कौन से स्टेट में ले रहे हो साहब रजिस्ट्रेशन, सर मान लो हम रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं कहां पर, महाराष्ट्र में साहब, ये महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हो आप बेटा, सर मुंबई। मालिक लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन इन पैन नंबर, आपके पैन नंबर में क्या नाम लिखा हुआ है साहब, यशवंत मंगल लिखा हुआ है, YM। चलिए सर पैन नंबर क्या है सर, ये मान लो ये मेरा पैन नंबर, चलो सरकार, फिर ईमेल एड्रेस लिखना पड़ेगा आपको, फिर मोबाइल नंबर लिखना पड़ेगा आपको, ये OTP के थ्रू वेरीफाई होगा, सो दैट कल को अगर डिपार्टमेंट आपसे कोई कम्युनिकेशन करना चाहे तो ये ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से कम्युनिकेट करेगा, और इसमें आप बोलोगे कि आप मना नहीं कर सकते, हमारा नहीं था बेटा ये,
फिर ये कैप्चा आप इंसर्ट करोगे सो दैट आपका रोबोट तो नहीं है बेटा सर। फिर प्रोसीड करेंगे तो ऐसे केस में आपको एक टीआरएन नंबर मिलेगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर। ये देखिए आया ना भाई सर, मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपको मिल जाएगा। ओके, अब देखना बेटा ध्यान से। अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, क्लियर, ये वेबसाइट खोलिए आपने बेटा। जैसे ही पार्ट ए फिल करोगे फिर पार्ट आपको एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर मिलेगा, फिर पार्ट बी ओपन होगा उससे बेटा। उस टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज करके पार्ट बी कैन बी ओपन। नाउ सर द पेन शैल बी वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय द कॉमन पोर्टल फ्रॉम द सीबीडी डेटाबेस बेटा। इनकम टैक्स डेटाबेस से वेरीफाई करेंगे एंड शैल आल्सो बी वेरीफाइड थ्रू सेपरेट ओटीपीज सेंड टू मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस लिंक टू द पेन नंबर बेटा। ये बेटा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी पे पेन नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, उससे वेरीफाई हो जाएगा। फिर जैसे ही आप पार्ट ए फिल करेंगे आपको एक टीआरएन टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट होगा और आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। फिर टीआरएन को यूज करके सर जब आप आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे ये रहा बेटा, मानो टीआरएन आ गया तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे टेम्पररी रेफरेंस नंबर के, यहाँ पे क्लिक किया आपने, फिर टेम्पररी रेफरेंस नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, प्रोसीड करेंगे तो पार्ट बी ओपन हो जाएगा ऑफ रजिस्ट्रेशन। सर अब देखना बेटा, यूजिंग द टीआरएन एप्लीकेशन शैल इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट पार्ट बी एप्लीकेशन इन पार्ट बी अलॉन्ग विद द स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट एट दी कॉमन पोर्टल। ये पार्ट भी जो होता है मेन एप्लीकेशन फॉर्म होता है बेटा, जिसके अंदर लिखना पड़ता है क्या कि किसको आप कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, आपका एड्रेस क्या है, आप क्या बिजनेस कर रहे हो, क्या सप्लाई कर रहे हो, आपके कौन कौन से एडिशनल प्लेसेस ऑफ बिजनेस होंगे, सब कुछ उसमें डिक्लेयर करना पड़ता है। प्लस सारे डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं। अभी कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे और सर उसको डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा। आइए अब आपने पार्ट बी में एप्लीकेशन सबमिट कर दी। अब यहाँ पे रूल नंबर 8 सब रूल नंबर 4 बड़ा सुंदर ऐड हुआ है। यहां बोल दिया क्या, हर वो असेसी जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसको अपना आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। तो सर क्या होगा, वहां पे आपने आधार नंबर डाला, अब आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक लिंक आएगा आपके मोबाइल नंबर पे बेटा, उसको आप क्लिक करेंगे तो आधार की सर ऑथेंटिकेशन के लिए एक एप्लीकेशन ऑन हो जाएगी, उस पर फिर ओटीपी आएगा, आप डालेंगे ओटीपी, मतलब हो गया आधार ऑथेंटिकेशन। इतना ही काम है सर, 2 मिनट का काम है सर। पर आपके आधार नंबर से लिंक हो गया, आधार नंबर बताया क्या, पूरी आपकी कुंडली बेटा, क्या काम करता है, कहां क्या किया, सब कुछ आधार पे लिंक है सर। तो आधार से लिंक करने का पर्पज है गवर्नमेंट का। एंड सर जैसे ही आपने आधार ऑथेंटिकेशन कर लिया, सर ये मान लेंगे आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, सबमिट हो गई है बेटा। और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया, जैसे आप पार्ट बी में एप्लीकेशन सबमिट करेंगे आपसे पूछेगा डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, आपने रिजेक्ट कर दिया, नहीं आई डोंट वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, क्लियर, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और वहां पे डिपार्टमेंट को 30 दिन का वक्त मिलता है टू गिव यू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और अगर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में फिजिकली आएंगे, प्लेस ऑफ बिजनेस को फिजिकली वेरीफाई करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को सारे को वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्लियर। सेकंड थिंग, आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया बट यू फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं पाया बेटा आपसे। तो सर जिस दिन आपने पार्ट बी में एप्लीकेशन सबमिट करी थी उससे 15 डेज जब हो जाएंगे तब मान लेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, सबमिट। पर यहाँ पे अगेन सिंस आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो ऐसे केस में डिपार्टमेंट के ऑफिसर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस पे फिजिकली वेरीफाई करने आएंगे और 30 दिन का टाइम है उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। पर आपने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट किया और आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, तो सर जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन हुआ आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगी, सबमिट हो जाएगी। तो एक तरह से यू ऑप्टेड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन और आधार ऑथेंटिकेशन हो गया, या 15 डेज फ्रॉम द डेट व्हेन यू सबमिटेड द एप्लीकेशन इन पार्ट बी व्हिचएवर इज अर्लियर, उस दिन मानते हैं कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट हुई है। क्लियर। उसके बाद ऑफिसर क्या करेगा, इसको वेरीफाई करेगा और उसके बाद 7 दिन का टाइम मिलता है डिपार्टमेंट को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने के लिए बेटा, या फिर नोटिस देने के लिए बेटा, ठीक है। और सर जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराया या हु फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या जिसने ऑप्ट ही नहीं किया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए 30 दिन का वक्त मिलता है डिपार्टमेंट। अब सर जैसे आपने आधार ऑथेंटिकेशन कराया, अब सर जीएसटी पोर्टल को इतना टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस कर दिया है, आधार पोर्टल से सारी इंफॉर्मेशन को लिंक हो जाती है बच्चों। सर आधार से जैसे लिंक हो तो आपकी पूरी कुंडली इनके हाथ में आ जाएगी और उनको लगता है कि जो पर्सन अभी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, आपके आधार से उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिली तो लगता है ये आदमी रिस्की है, फ्रॉड आदमी ऐसा भी है, पास्ट में भी इसने बहुत सारे कांड किए हुए हैं। जैसे केस में इफ ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स,
अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने जो आधार ऑथेंटिकेशन कराया, आप जिसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया वो पर्सन रिस्की है, उसको सर पहले यहाँ पे फिजिकली डिपार्टमेंट बुलाना चाहिए। तो ऐसे केस में क्या होगा पता है, इफ सच पर्सन इज आइडेंटिफाइड, केवल रिस्की लोगों को बुलाएंगे, सबको नहीं बुलाएंगे बेटा। इफ सच पर्सन इज आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, तो ऐसे पर्सन को फिजिकली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने डिपार्टमेंट ऑफिस में बुलाएगा या फिर फैसिलिटेशन सेंटर बुलाएगा, जहां पे उसका सर हाँ जी अंगूठा लगवा के आधार ऑथेंटिकेशन किया जाएगा बायोमेट्रिक बेस पर, प्लस उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, उसके फोटोग्राफ लिए जाएंगे, उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस सबमिट होने के बाद उसकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट की जाएगी, सबमिट मानी जाएगी। आया ना भाई? यस सरकार। अब जैसे ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई पार्ट बी के अंदर बेटा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा कि हाँ साहब आपका एप्लीकेशन मिल गया है, आया ना। प्लस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ना बेटा जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करा उसको एडवांस में एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करनी पड़ती है, इसलिए उसको एक एक्नॉलेजमेंट जो मिलेगा उसको यूज करके वो एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स करेंगे, उसके बाद ही उसकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबमिट होगी और उसके बाद ही उसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि हाँ भाई आपकी एप्लीकेशन आ गई है। क्लियर? अब आपने पार्ट बी में एप्लीकेशन सबमिट कर दिया, आधार ऑथेंटिकेशन होना था तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ, अल्टीमेटली एप्लीकेशन सबमिट हो गई। नाउ योर एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। अब प्रॉपर ऑफिसर क्या करेगा, आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा अलोंग विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर उनको लगता है कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाउंड इन ऑर्डर, सब कुछ परफेक्ट है, तो विद इन 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दे विल ग्रांट यू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन द फॉर्म नंबर GST RAG 06, फॉर्म नंबर GST RAG 06 के फॉर्म में आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विल बी इश्यूड। ठीक है, पर उसको लगता है कि नहीं 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 कुछ इंफॉर्मेशन आपकी मिसिंग है, या उनको कोई फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए सर, तो ऐसे केस में वो आपको नोटिस सर्व कर देंगे विद इन 7 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन कि साहब हमको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, ये डॉक्यूमेंट चाहिए, ये क्लैरिफिकेशन चाहिए, ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए सर, पर 7 दिन में, 7 दिन में या तो सर्टिफिकेट दे देंगे या फिर नोटिस दे देंगे। कुछ भी नहीं किया तो मान लेना कि आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन डीम्ड टू बी अप्रूव्ड हो गया। ये डीम्ड टू बी अप्रूव्ड का प्रोविजन यहां दे रखा है बेटा, यही से लिंक करते करते पढ़ा दूंगा बेटा। अरे क्लियर? पर अब सर नोटिस सर्व हो गया मान लो आपको, उसके नोटिस सर्व होने के 7 दिन में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी क्लैरिफिकेशन मांगा है उसका रिप्लाई आपको देना पड़ेगा विद इन 7 वर्किंग डेज। अगर आपने सबमिट नहीं किया वो रिप्लाई तो योर एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजंस इन राइटिंग, की इन वजह से मैंने आपका एप्लीकेशन क्या कर दिया है, रिजेक्ट। पर आपने रिप्लाई दिया, विद इन 7 डेज आपने रिप्लाई दिया, इंफॉर्मेशन सबमिट करी, इफ दैट इंफॉर्मेशन इज फाउंड टू बी इन ऑर्डर, एवरीथिंग इज फाइन। तो ऐसे केस में जिस दिन आपने रिप्लाई दिया उसके 7 वर्किंग डे में अब डिपार्टमेंट क्या करेगा, या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको इश्यू कर देगा, या ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड नहीं है आपके रिप्लाई से तो वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन क्या कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। पर जो भी एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है वो 7 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा। अगर आपके रिप्लाई देने के 7 दिन के बाद डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, ना तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया ना रिजेक्ट किया, तो ऐसे केस में मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई है और डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन माना जाएगा बेटा। क्लियर? प्लस अब ध्यान देना बेटा, सर जैसे यहां बोला था कि जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हुई उसके 7 वर्किंग डे में डिपार्टमेंट या तो आपको नोटिस इश्यू कर देगा या फिर सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। कुछ भी नहीं है तो मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अप्रूव हो गई है। पर जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट ही नहीं किया, या हु फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, या फिर सर जिसका आधार ऑथेंटिकेशन कराने के बाद वो उसको फिजिकली बुलाया था डिपार्टमेंट, याद है बेटा, बायोमेट्रिक के थ्रू फिजिकल वेरीफाई करने के लिए बेटा, या फिर सर प्रॉपर ऑफिसर जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसके अबोव रैंक वाला ऑफिसर, उसको लगता है कि इस एसएससी ने जो एप्लीकेशन सबमिट करी है इस एसएससी का प्लेस ऑफ बिजनेस को फिजिकली वेरीफाई करना जरूरी है, तो ऐसे केस में इन तीनों कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए डिपार्टमेंट को 30 दिन का वक्त है, इंस्टेड ऑफ 7 डेज। जब एप्लीकेशन सबमिट हुई उसके बाद 7 दिन नहीं 30 दिन का वक्त है डिपार्टमेंट को, या तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे दे आपको या आपको नोटिस इश्यू कर दे बेटा। क्लियर? पर सर 30 दिन में उन्होंने कोई भी एक्शन नहीं लिया डिपार्टमेंट ने इन 3 केस में, तो योर एप्लीकेशन शैल बी डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, उसको बोलते हैं डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन, और आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा बेटा। ठीक है? और हाँ यहाँ पे क्या होता है बेटा, पहले डिपार्टमेंट इन 3 केस में डिपार्टमेंट क्या करता है, फिजिकली वेरीफाई करने आएगा प्लेस ऑफ बिजनेस को, उसको लगता है एवरीथिंग इज ओके, डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, फोटोग्राफ वगैरह लेंगे वहां के प्लेस ऑफ बिजनेस के, उसके बाद आपका या तो रजिस्ट्रेशन को अप्रूव करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, इसलिए 30 दिन का वक्त मिलता है बेटा। अब मान लो रजिस्ट्रेशन उन्होंने अप्रूव कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया, बात खत्म बेटा,
या फिर उन्होंने 30 दिन में आपको क्या दे दिया, नोटिस इश्यू कर दिया। नोटिस का आपको जवाब देना पड़ेगा वही 7 दिन में बेटा। आपने जवाब दिया, उसके बाद डिपार्टमेंट वापस टाइम कितना है, 7 दिन का ही बेटा। या तो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, नहीं तो एप्लीकेशन शैल बी डीम टू बी अप्रूव्ड बेटा। हाँ है ना भाई, डन, भारत माता की जय। तो या तो वो आपको क्या कर देंगे, नोटिस इशू कर देंगे 30 दिन में, या फिर सर्टिफिकेट इशू कर देंगे 30 दिन में बेटा आपको। हाँ है ना भाई, डन। आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट बच्चों। ठीक है मालिक, ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर था। सर अरे टफ है क्या भाई, इसको एक ही फ्लो के अंदर पढ़ना पड़ता तब जाके मजा आता है बच्चों। ओके डन। नाउ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड व्हाइल फाइलिंग द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहला क्या है, वैलिड पेन, इंडियन मोबाइल फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, है ना भाई। देन प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑल मैंडेटरी फॉर्म्स फील्ड्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। प्लेस ऑफ बिजनेस, सारे प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने पड़ेंगे आपको, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी देने पड़ेंगे जिनके लिए आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले रहे हो बेटा। ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल मतलब किस एरिया, किस ऑफिसर की रेंज में आप फॉल करते हो बेटा, वो ज्यूरिसडिक्शनल डिटेल भी आपको फर्निश करनी पड़ेगी। देन वैलिड बैंक अकाउंट नंबर फ्रॉम इंडिया, उस बैंक ब्रांच का IFSC कोड, फिर एटलीस्ट वन प्रोपाइटर, पार्टनर, डायरेक्टर, ट्रस्टी, कर्ता और मेंबर विद द कॉरेस्पॉन्डिंग पेन, एन ऑथराइज्ड सिग्नेटरी हु इज रेजिडेंट ऑफ इंडिया विद वैलिड डिटेल्स इंक्लूडिंग पेन। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी पड़ेगी। अब देखना बेटा, दो बातें। अब वैलिड बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड बेटा। कई बार क्या होता है बेटा, आप बैंक में जब अपना, आपने नया बिजनेस शुरू किया है, बैंक में जब अपना करंट अकाउंट ओपन करवाते हो बेटा, बैंक वाले बोलते हैं क्या, अपना GST नंबर लेके आओ, GST सर्टिफिकेट लेके आओ, तब जब क्या आपको क्या मिलेगा, बैंक अकाउंट आपका खुल पाएगा। अब सर GST वालों के पास गए तो वो क्या बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन सबमिट करते वक्त आप पहले हमारे को बैंक अकाउंट डिटेल दो बेटा। अब बैंक वाले बोलते हैं GST सर्टिफिकेट लाओ, GST वाले बोलते हैं बैंक अकाउंट डिटेल लेके आओ, और भाई दोनों तरफ से मार रहे हैं हमको बेटा। इसीलिए सर आगे हम पढ़ेंगे, मैं यही लिंक कर देता हूं, यहां बोल दिया क्या, अगर आपके पास बैंक अकाउंट डिटेल्स नहीं है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, तो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन शैल बी प्रोसीडेड, और विदाउट बैंक अकाउंट डिटेल भी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा पर आगे दे रखा रूल में यहां लिंक कर रहा हूं बेटा, अच्छा रूल है इसलिए बेटा। पर ये रहा फर्निशिंग ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स, पर आपका रजिस्ट्रेशन एक बार हमने दे दिया विदाउट बैंक अकाउंट डिटेल्स, पर जिस दिन आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर या बिफोर फर्निशिंग GSTR1 और यूजिंग द इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी व्हिचएवर इज अर्लियर, आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करनी पड़ेगी। क्लियर? अगर आपने फर्निश नहीं करी तो आगे पढ़ेंगे क्या, ये 30 दिन में अगर आपने बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश नहीं करी तो योर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसल्ड अगेन। देखो एक बार हमने आपको बिना बैंक अकाउंट डिटेल के रजिस्ट्रेशन दे दिया, पर कंडीशन क्या लगाई कि उसके 30 दिन में आप अपना बैंक अकाउंट फर्निश कर देना, नहीं किया तो अगेन योर रजिस्ट्रेशन विल बी कैंसल्ड। ठीक है, ये एक फैसिलिटी दी एसएससी को बेटा। ठीक है, और जब तक उसको बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं करेगा तब तक उसको GSTR1 भी फाइल नहीं करने देंगे, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी यूज नहीं करने देंगे। ठीक है मालिक, प्लस ये फैसिलिटी जो ना बेटा, ठीक है बैंक अकाउंट नंबर नहीं है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन हम अप्रूव कर देंगे। ये फैसिलिटी इन दो लोगों को नहीं है, पर्सन्स हु हैव बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन रूल नंबर 12, मतलब TDS और TCS वाले के लिए बैंक अकाउंट नंबर होना ही चाहिए बेटा। एंड सेकंड सर, जिनका कंपलसरी या सुमोटो रजिस्ट्रेशन कर दिया प्रॉपर ऑफिसर ने, तो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं किया और ऑफिसर ने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो उनको जब खुद एप्लीकेशन देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, उनके पास बैंक अकाउंट डिटेल होना कंपलसरी है, उसके बिना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अप्रूव नहीं। ठीक है, तो ये जो फैसिलिटी दी कि ठीक है बैंक अकाउंट डिटेल नहीं है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन हम कर देंगे, ये केवल इन दो लोगों को छोड़ के बाकी सबके लिए 30 दिन का टाइम दिया है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद 30 दिन में बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट कर देना, और जब तक बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट नहीं करते तब तक आप GSTR1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। ओके मालिक, चलिए शायद मजा आ रहा है बच्चों आपको। नाउ और लिंकिंग भी बैठ रहा है बेटा आपके लिए। नाउ आधार ऑथेंटिकेशन बेटा। सर आधार ऑथेंटिकेशन किसको कराना बेटा? सर इंडिविजुअल को, ऑथोराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स। जैसे कई बार कंपनी होती बेटा, तो कंपनी में कंपनी तो आधार ऑथेंटिक, कंपनी का आधार नंबर नहीं होता ना बेटा, तो उसकी जो ऑथोराइज सिग्नेटरी उनको बेटा, मैनेजिंग एंड ऑथोराइज पार्टनर्स को, एंड HUF के केस में कर्ता को आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा। पर अगर मान लो सर इनके पास आधार नंबर नहीं है, वैसे प्रैक्टिकली बात करें तो इंडिया के अंदर लगभग हर आदमी के पास आज की तारीख में आधार नंबर है। हाउएवर इफ आधार इज नॉट असाइन टू द सेड पर्सन, तो ऐसे केस में
सर आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर वो भी 60 दिन का टाइम है, यहाँ पे 30 दिन का वक्त नहीं है, ना 7 डेज का वक्त है, या कितना 60 डेज का वक्त है डिपार्टमेंट को टू गिव यू द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो ऑब्वियसली आपने आधार ऑथेंटिकेशन भी नहीं कराया होगा। यहाँ डिपार्टमेंट को 60 डेज का टाइम दिया गया है और यहाँ पे डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होते। आए ना भाई? यस। अब सर इन फॉलोइंग लोगों को आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना होता है। किसको? फर्स्ट, अ पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडियन सिटीजन ही नहीं है यार, उसके पास तो आधार नंबर है ही नहीं यार, हाउ वी विल डू द आधार ऑथेंटिकेशन बेटा। सेकंड, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, अ स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू और अ पर्सन अप्लाइंग फॉर यूआईएन दैट इज स्पेशलाइजेशन ऑफ यूएनओ एटसेट्रा बेटा, इनके आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, भाग के वैसे भी कहीं जाने वाले नहीं। हाँ, अब सर आता है क्या कि आधार ऑथेंटिकेशन कराना तो किसको कराना बेटा, तो हमने पढ़ लिया बेटा। अब मान लो आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ पर फिर भी आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया, क्लियर, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, बिजनेस चल रहा है, जीएसटी में काम चल रहा है, सब हो रहा है। पर अगर इन तीन में से कोई भी आपको काम करवाना है तो आधार ऑथेंटिकेशन होना कंपलसरी है। इसके बिना तीन काम नहीं होंगे। तीन काम कौन से, पहले वो पढ़ लो बेटा, तो पॉइंट समझ में आएगा। फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया कैंसल, फिर उसको रिवोक करा, इस आप प्लीज रजिस्ट्रेशन कैंसिल मत करो, आप कैंसिल तो हो गया, अब इसको वापस रिवाइव कर दो। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कर रहे हो आप, तो ऐसे केस में आधार ऑथेंटिकेशन होगा तो ये रिवोकेशन होगा, वरना नहीं। सेकंड, आप रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो अंडर रूल नंबर 89, रिफंड के चैप्टर आपके कोर्स में नहीं आते पर जस्ट ध्यान रखिए, जीएसटी के रिफंड के लिए अप्लाई करो अंडर रूल नंबर 89। या फिर सर आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया आउट ऑफ इंडिया, उस पर आईजीएसटी पे किया और उसका रिफंड के लिए अप्लाई करो अंडर रूल नंबर 96। तो जो गुड्स एक्सपोर्ट किया उस पे एलयूटी बॉन्ड साइन नहीं किया और आपने आईजीएसटी पे किया और आईजीएसटी का आप क्या ले रहे हो, रिफंड के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में अगेन आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना कंपलसरी है। अब अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं है तो सर आधार ऑथेंटिकेशन पहले करवाओ। प्रॉपर्टरशिप में कौन कराएगा, प्रोपाइटर, पार्टनरशिप में एनी पार्टनर, एचयूएफ में कर्ता, कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर और एनी होल टाइम डायरेक्टर, एओपी बीओआई सोसाइटी में मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी, ट्रस्टी केस में ट्रस्टी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। सर इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा, प्लस एंड इनका अगर ऑथराइज सिग्नेटरी कोई और है तो ऑथराइज सिग्नेटरी भी इनको, सर ऑथराइज सिग्नेटरी को भी आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। है ना भाई, क्लियर, डन। यस सर, इसलिए प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन हो भी गया है तो भी सर अगर ये तीन पर्पस के लिए आपको एलिजिबल होना है तो ये आधार ऑथेंटिकेशन होना कंपलसरी है। ठीक है चिराग भाई, यस, समझे। पर अगर मान लो ये तीन पर्पस के लिए आपको अप्लाई करना है तो आप आधार ऑथेंटिकेशन के लिए गए पर आपके पास आधार नंबर ही नहीं है, आधार नंबर असाइन ही नहीं हुआ हुआ ऐसे आदमी को बेटा, तो ऐसे केस में आप इमीडिएटली जाओ आधार के लिए पहले अप्लाई करो और आधार का जो आपने एप्लीकेशन दिया है उसका जो एनरोलमेंट आईडी स्लिप होता है वो, एंड सर बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ द स्माइल, वोटर आईडी कार्ड इश्यूड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आपको देना पड़ेगा साथ में, तब जाके आप इन तीन पर्पस के लिए एलिजिबल होंगे। पहले आप आधार के लिए अप्लाई करो, उसके अप्लाई करने का एप्लीकेशन का एनरोलमेंट स्लिप नंबर दो हमको, या प्लस साथ में इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे दो बेटा, ठीक है। तो एक बार आप एलिजिबल हो जाओगे, फिर जैसे ही आधार नंबर मिलेगा उसके 30 दिन में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। समझे मेरी बात, इतना इंपॉर्टेंट हो गया आधार बेटा। आइए बच्चों, नाउ पॉइंट कम्स फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्रीमाइसेस ऑफ द बिजनेस इन सर्टेन केसेस बेटा। सबसे पहली बात, अच्छा चिराग भाई समझ में आया बेटा आपको, क्लियर, देवेंद्र जी, भावेश भाई, निखिल, हाँ जी क्लियर है मालिक सब कुछ, गुड। आओ बच्चों, नाउ पॉइंट कम्स, अच्छा ये सब प्रोसीजरल पार्ट है बेटा, टफ नहीं है बट स्टिल सर इनको आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि इनके भी बहुत अच्छे अच्छे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम में पूरे मार्क्स मिलते हैं बेटा, इसमें कटने के चांस भी नहीं, छोड़ने का नहीं। ओके गुड। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दी पर्सन नहीं रहे हो क्या, रजिस्टर्ड पर्सन का फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे क्या भाई, प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन रोल नंबर 25 कहता है क्या, अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, चलो पहले बात करता हूं क्या,
पॉइंट नंबर 2 की अगर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला तो आपको पता है बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस कहां होता है बेटा? जिसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं किया या हु फेल्ड फॉर आधार ऑथेंटिकेशन सर, या फिर यू आइडेंटिफाइड ऑन द कॉमन पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क पैरामीटर एंड डेटा एनालिसिस, या फिर ऑफिसर को लगता है कि सर इस एसएससी का आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहिए बेटा, इन एसएससी का फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस को वेरीफाई करना चाहिए सर। तो सर ऐसे केस में ऑफिसर क्या करेगा? सर फिजिकल वेरिफिकेशन करने प्लेस ऑफ बिजनेस पे आएगा, वो वेरिफिकेशन करेगा सर, वो फोटोग्राफ्स वगैरह लेगा, वेरिफिकेशन की रिपोर्ट बनाएगा, ये सब डॉक्यूमेंट्स जो वेरिफिकेशन के थे प्लस वेरिफिकेशन रिपोर्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, ये सब उसको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे वो ऑफिसर अपलोड करेगा एटलीस्ट 5 days प्रायर टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन द सेट प्रोवाइजर। बेटा मतलब याद आया बेटा? सर 30 दिन के अंदर उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ता है बेटा आपको। तो सर वो 30 दिन खत्म होने वाले हैं, 7 दिन की जगह 30 दिन का वक्त देना उनको बेटा। 30 दिन में या तो सर्टिफिकेट देगा डिपार्टमेंट आपको या फिर नोटिस इशू करेगा। तो 30 दिन खत्म होने से एटलीस्ट 5 days पहले वो फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट अपलोड कर देगा, सो दैट जो ऑफिसर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन देख रहा है उसको टाइम मिल पाए या तो नोटिस देने का या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने का। क्या मालिक? सर अब ये तो हो गया बिफोर रजिस्ट्रेशन। आफ्टर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो अगर ऑफिसर को लगता है कि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है तो वो आ सकते हैं बेटा, डिनाई। आपकी दुकान चल रही है, आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, ऑफिसर कभी भी आ सकता है फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस, समझे? अब वो प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाएगा, सर डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखेगा, वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ एटसेट्रा सर 15 वर्किंग डेज के अंदर, जिस दिन वेरिफिकेशन हुआ उसके 15 वर्किंग डेज के अंदर वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड कर देगा कि मैंने ये वेरिफिकेशन किया, उसकी रिपोर्ट ये रही। आया ना भाई? डन, कोई खास बात नहीं। इसलिए ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन हो गया उसके बाद ऑफिसर कभी भी आ सकता है बेटा, ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा बेटा। के सर अच्छा जीएसटी नंबर 15 डिजिट जीएसटी नंबर होता है बेटा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं चैप्टर 1 पढ़ाते वक्त। सर स्टेट का कोड, पैन नंबर, एंटिटी कोड, फिर 2 होते हैं क्या? आईटी चेकसम बेटा। ओके, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते बेटा, डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एंड जीएसटीएन ऑन द नेम बोर्ड। आपकी फर्म का जो जीएसटी नंबर है वो दुकान के बाहर जो आप बोर्ड लगाते हो ना बेटा, उस पर आपको चिपकाना पड़ेगा या लगाना पड़ेगा, लिखवाना पड़ेगा मेरा जीएसटी नंबर ये है। प्लस जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपको जो आपके जीएसटी कॉमन पोर्टल पे होता है, ईमेल पे भी आता है, उसका प्रिंट निकाल के आपको अपने दुकान के बाहर चिपकाना पड़ेगा, दुकान के एंट्री क्या चिपकाना पड़ेगा कि ये मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। और आपके अगर 4 एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो चारों एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पे भी वो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी पेस्टेड। क्लियर? डन। लिखा है क्या? should be exhibited at the entry of his principal place of business and every additional place of business। समझे? बहुत कम लोग फॉलो करते हैं इसको बेटा। नाउ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में ऑलरेडी पढ़ा चुका बेटा, आपको बताता हूं क्या। अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे और 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप लायबल थे वही दिन क्या होगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जैसे 14 फेब को आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन थे, आपने 1 मार्च को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, अब सर्टिफिकेट भले ही आपको 7 मार्च को इश्यू हुआ बट इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी 14 फेब। एंड 30 दिन के बाद अगर आपने अप्लाई किया तो ऐसे केस में जैसे 14 फेब को यू बिकम लायबल, सर आपने 1 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 5 अप्रैल को सर्टिफिकेट मिला, तो 5 अप्रैल विल बी द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आया ना मालिक? यस, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। और वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली उसमें सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जब मिलता है वही क्या हो जाएगा? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। क्लियर? डन। ये बैंक अकाउंट डिटेल फर्निश करने वाला पॉइंट मैं पढ़ा चुका बेटा आपको। अब आइए स्पेशल प्रोविजंस फॉर एनआरटीपी एंड सीटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। बेटा सर क्या होते हैं ये? सर पहली बात तो ये सीटीपी हो या एनआरटीपी हो, दोनों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। प्लस जिस दिन बिजनेस कमेंस कर रहे हैं उसके एटलीस्ट 5 days बिफोर एडवांस में इनको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इनको एस्टिमेटेड टैक्स की जो लायबिलिटी होती है जीएसटी की, नेट कैश टैक्स लायबिलिटी बेटा, जो कैश में पेबल है बेटा, एस्टिमेटेड नेट कैश टैक्स लायबिलिटी बेटा, मतलब 14 का लायबिलिटी 10 का क्रेडिट ऑलरेडी इनके पास है तो 4 रुपए, इनको नेट जो टैक्स लायबिलिटी बनती है वो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इनको एस्टिमेशन बेस पे कि मैं इतने दिन में जिसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन लिया है उसमें मेरी इतनी लायबिलिटी बनेगी, वो एडवांस पे करनी पड़ती है इनको बेटा। क्लियर? देख रहा है ना विनोद?
इनसे एडवांस मांग रहे बेटा, कल को भाग गए तो, क्योंकि टेम्पररी है हमारे स्टेट में सर ये। सर अब पहले वो समझो कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है, एनआरटीपी क्या होता है, पहले वो समझा जाता बेटा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब जैसे आप राजस्थान में जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए आप गुजरात जाना चाहते हो, वहां पे कोई एग्जीबिशन है, वहां पे कोई स्टॉल आपने लगाई है जहां से आप कस्टमर्स को गुड्स या सर्विस बेचोगे, तो आप गुजरात के लिए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे, क्योंकि वहां पे आपका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है। क्लियर? एंड यू वेंट देयर टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस बोथ इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ योर बिजनेस, जहां पे उस स्टेट में आपका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, फिक्स्ड प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है आपका। यही बात अगर मैं करूं एनआरटीपी की, तो ये पर्सन कहां से है, आउट ऑफ इंडिया से है, तो पूरे इंडिया के अंदर न तो इसका कोई फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, नहीं इसका सर प्लेस ऑफ रेजिडेंस है पूरे इंडिया में, और ये इंडिया में आया है टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, उसको बोलते हैं क्या, एनआरटीपी। अब इनको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन है, इनको कोई थ्रेशोल्ड लिमिट का बेनिफिट नहीं मिलता है। और सर ध्यान देना बेटा, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए तो नॉर्मल जो फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर जीएसटी REG 01 वही होता है। एनआरटीपी के लिए डिफरेंट प्रिस्क्राइब फॉर्म है, वो आपको याद नहीं करना है बेटा। अच्छा, सीटीपी हो या एनआरटीपी हो, दोनों को सर रजिस्ट्रेशन का ये जब अप्लाई करते हैं उसमें लिखते हैं कि कितने दिन के लिए इनको रजिस्ट्रेशन चाहिए, तो इनका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर द पीरियड विच इज स्पेसिफाइड इन द रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन और 90 days फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन व्हिचएवर इज अर्लियर। हाँ, अब वो मान लो इसने 50 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया, 50 दिन हो गए, या 90 डेज के लिए अप्लाई किया, 90 डेज हो गए, अब जाना है इसको बेटा, पर इसका मन लग गया है, ये बोलता नहीं नहीं मेरे को तो और फर्दर एक्सटेंड कराना अपना टाइम लिमिट, तो सर इनका फर्दर रजिस्ट्रेशन कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 90 more days। क्लियर? पर सर ध्यान देना बेटा, अगर इन्होंने फर्दर एक्सटेंशन कराया रजिस्ट्रेशन का, जैसे केस में एक्सटेंडेड पीरियड के लिए जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी और बनेगी इनकी, वो भी इनको एडवांस में पे करनी पड़ती है ना भाई? यस, समझे मेरी बात? पर यस, ये 90 days प्लस 90 days मैक्सिमम 180 days के लिए ये इंडिया में रह सकते हैं, उसके बियॉन्ड इंडिया में नहीं रह सकते। अगर इनको लगता है कि नहीं मेरे को तो और बिजनेस करना है, तो भाई नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दे, पर 90 दिन प्लस 90 दिन के ज्यादा इनका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड नहीं हो सकता बेटा, कोई एक्सटेंड नहीं कर सकता बेटा। एडवांस डिपॉजिट टैक्स में ऑलरेडी पढ़ा चुका बेटा। क्लियर? फिर ये जो सर्कुलर दे रखा है आपको, सर इसको काट दीजिए, आपके सिलेबस में नहीं आता है बेटा। क्या मालिक? आओ बच्चों, अब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यस चिराग भाई का बिल्कुल सही जवाब है। तिब्बतन मार्केट में क्या होता है सर, चाइना सब ने नेपाल से बहुत सारे लोग विंटर्स के वेकेशन के टाइम, विंटर्स के टाइम पर सर वुलन्स वगैरह बेचने के लिए इंडिया में आते हैं, टेम्पररी एक ग्राउंड बुक करते हैं जहाँ पे टेंट हाउस के थ्रू या टेंट लगा के दुकान लगा के अपना माल बेचते हैं, उनको एनआरटीपी कहते हैं बेटा। के करेक्ट। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी में डिफरेंस क्या है बेटा? सबसे पहली बात, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पढ़ा चुका हूं वैसे तो, पढ़ लो फिर भी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन occasionally undertake transactions involving supply of goods or services both in a state or union territory where they have no fixed place of business। और ये occasionally undertake transactions involving supply of goods or services both but has no fixed place of business or residence in entire India। इनका तो उस स्टेट में प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं, यहाँ पे तो पूरे इंडिया में ना तो स्टेट में, पूरे इंडिया में ना तो प्लेस ऑफ बिजनेस है, नहीं प्लेस ऑफ रेजिडेंस है। पेन नंबर है इनके पास, ऑब्वियसली एनआरटीपी आउट ऑफ इंडिया से इनके पास पेन नंबर नहीं होगा, पर इनके जो देश का जो इनका टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा वो या वैलिड पासपोर्ट नंबर के बेस पे इनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। फिर सर इनके लिए एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो सेम होता है बेटा, इनके लिए सेपरेट प्रिस्क्राइब फॉर्म दिया हुआ है बेटा। ये इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई करेंगे तो ही सप्लाई के इसको अपना तो ही कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कराएंगे। यहाँ पे एनआरटीपी की डेफिनेशन में कहीं पे भी नहीं लिखा कि इन दी कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस सप्लाई होना चाहिए। अगर इन्होंने, इनका बिजनेस नहीं फिर भी कोई भी गुड्स सर्विस इंडिया में आने के बाद सप्लाई कर दी, इनको एनआरटीपी कहेंगे। बिजनेस टेस्ट इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनआरटीपी बेटा। हाँ है ना भाई? सर फिर आता है क्या, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सारा आईटीसी मिलता है, पर सर हमने ब्लॉक क्रेडिट में पढ़ा हुआ है, सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 में पढ़ा हुआ है क्या, एनआरटीपी को कोई आईटीसी नहीं मिलता है एक्सेप्ट जो गुड्स उन्होंने इंपोर्ट किए, उनको जो इंपोर्ट करते वक्त इन्होंने कस्टम के साथ में आईजीएसटी पे किया होगा, उस आईजीएसटी का आईटीसी मिल जाएगा, बाकी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट इन एनआरटीपी को नहीं मिलता। क्लियर? डन। सरकार ये बात थी किसके रिगार्डिंग? एनआरटीपी के रिगार्डिंग और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रिगार्डिंग। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट। शायद समझ में आ रहा है बच्चों आपको। आइए बच्चों, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 28 कि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन करा दिया,
यू आर रजिस्टर्ड पर्सन और यू एन होल्डर, और अगर मान लो जो आपने रजिस्ट्रेशन कराते वक्त जो इंफॉर्मेशन दी थी उसमें कुछ चेंज हो गया, जैसे एड्रेस चेंज हो गया बेटा आपका, या कोई भी अदर पर्टिकुलर चेंज हो गया, तो जिस दिन वो चेंज हुआ उसके 15 डेज के अंदर अंदर आपको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाके अमेंडमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और वो अमेंडमेंट नॉन कोर एरिया क्या हुआ, तो जैसे आप उधर से अमेंड करेंगे सर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा, अमेंड हो जाएगा। पर अगर कोर एरिया में अमेंडमेंट हुआ, अब कोर एरिया क्या होता है बात करते 2 मिनट बाद बेटा, तो यहां लिखे मैंने कोर एरिया ये रहती। तो कोर एरिया में अगर अमेंडमेंट हुआ तो योर एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, वो एग्जामिन करेगा, 15 डेज के अंदर वो परमिशन देगा, उसको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड करके आपको इश्यू कर देगा नया सर्टिफिकेट, ऑनलाइन ही ईमेल पे भी आ जाएगा, कॉमन पोर्टल पे भी अपडेट हो जाएगा बच्चों आपकी लॉगिन करने के बाद। क्लियर? पर उसको लगता है नहीं, एवरीथिंग इज नॉट फाइन, प्रॉपर ऑफिसर ने वेरीफाई किया, उसको लगता है कुछ इंफॉर्मेशन और चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट और चाहिए सर, तो ऐसे केस में वो आपको 15 वर्किंग डेज में क्या कर देगा, नोटिस इश्यू कर देगा। क्या इश्यू कर देगा बेटा, नोटिस, शो कॉज नोटिस। मतलब जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करी, कोर एरिया में अगर अमेंडमेंट था, तो एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर, वो एग्जामिन करेगा, एवरीथिंग फाउंड ओके, सर्टिफिकेट अमेंड कर देगा 15 वर्किंग डेज में। नहीं उसको लगता है नहीं कुछ इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट वगैरह और चाहिए या अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, कुछ भी उसको लगता है, तो वो नोटिस इश्यू कर देगा कि व्हाई योर एप्लीकेशन शुड नॉट बी रिजेक्टेड। क्लियर सर? पर 15 वर्किंग डेज में या तो नोटिस दे दे या अमेंडेड सर्टिफिकेट दे दे, कुछ भी नहीं किया तो ये मान लेंगे कि योर एप्लीकेशन हैज बीन डीम्ड टू बी अप्रूव्ड। क्लियर? पर अब मान लो उसने नोटिस दे दिया, उस नोटिस के देने के 7 वर्किंग डे में आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। आपने रिप्लाई नहीं दिया तो ऑफिसर कैन रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, पर आपने रिप्लाई दिया तो अब उसके बाद वापस 7 दिन का वक्त मिलता है डिपार्टमेंट को, या तो आपकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करके अमेंडेड सर्टिफिकेट दे दे या फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे। पर 7 दिन में अगर डिपार्टमेंट ने कुछ भी नहीं किया तो ऐसे केस में सर ये मान लेंगे कि योर एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन हैज बीन अप्रूव्ड, डीम्ड अप्रूवल बेटा। हाँ है ना मालिक? डन। अच्छा, कभी भी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज हो गया बेटा तो कुछ नहीं बेटा, ओटीपी आएगा नए मोबाइल नंबर पे और आपका रजिस्टर अब मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। क्लियर? डन। अब बात बचती है क्या कि सर कौन कौन से फील्ड से जो कोर फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन कहलाई जाती है जिसके लिए प्रॉपर ऑफिसर परमिशन देगा तो ये अमेंडमेंट हो पाएगा। फर्स्ट, लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है। पहले नाम था मेरी क्लासेस का क्या, मंगल क्लासेस, बाद में हो गया क्या, यशवंत मंगल क्लासेस, बाद में हो गया क्या, ymconcepts.com। तो सर ऐसे केस में लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है बेटा, पैन नंबर चेंज नहीं हो रहा, देखो बेटा नाम चेंज हुआ क्या, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस या एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हुआ बेटा। सर एडिशन, डिलीशन और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स या डायरेक्टर्स, कर्ता, मैनेजिंग कमिटी, सीईओ और इक्विवेलेंट who is responsible for day to day affairs of the business। सर इसमें कुछ चेंज हुआ है तो ऐसे केस में दिस डज नॉट वारंट चेंज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसकी वजह से कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, या सिंपली अमेंडमेंट ऑफ सर्टिफिकेट करना पड़ेगा और यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन जाएगी और वो अप्रूव करेगा सर, उसके बाद अमेंडमेंट हो पाएगा। और हाँ, अगर सेम पेन नंबर पे मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपके है तो सब जगह आपको अलग अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि लीगल नेम अगर चेंज हुआ तो सारे ब्रांचेस का चेंज हो गया बेटा। चेंज ऑफ सच पर्टिकुलर्स शैल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन ऑब्टेन्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर ऑन द सेम पेन। सेम पेन उस भाई रुक जा अरे हाँ नाराज क्या होता है यार, उस सेम पेन नंबर पे जितने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके हैं सब पे आपका चेंज होगा ये नाम वगैरह। क्लियर? डन। ये आपका हो गया क्या, अमेंडमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर बेटा। अच्छा, अब मान लो कभी सर कोई पार्टनरशिप हम थी, अब कंपनी बन गई बेटा, या चेंज ऑफ ओनरशिप हो गया, या किसी भी चेंज की वजह से पैन नंबर चेंज हो रहा है बेटा। मालिक अगर पैन नंबर चेंज होता है तो अमेंडमेंट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, वहां तो पुराना रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कैंसिल, और नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पैन नंबर चेंज तो रजिस्ट्रेशन नंबर चेंज, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर इज इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ पैन नंबर बेटा। आया ना भाई? क्लियर? रीजन फॉर दैट इज जीएसटीएन इज बेस्ड ऑन पैन। क्लियर? डन। आइए बच्चों अब लास्ट टॉपिक ऑफ रजिस्ट्रेशन भी देख लेते हैं हम सर, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। बड़ा ही सुंदर पॉइंट है, बड़ा ही अच्छा पॉइंट है, बड़ा ही काम का पॉइंट है हमारे लिए। देखना, कैंसिलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर पॉइंट एंड पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है बच्चों। आया ना भाई? सर आओ बच्चों या
कैंसलेशन बाद में पढ़े, बोलो क्या करने का? कैंसलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन अगले सेशन में करें बेटा हम, इसमें टाइम लगेगा, बड़ा टॉपिक है ये। चलो सर इसको हम अगले सेशन में करते हैं बेटा। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट यहां तक बच्चों। पर हाँ मैं चाहता हूं क्या यहां तक आपके एंड पर जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं वो अपने एंड पर रिवाइज करिए, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े और यहां तक रिवाइज जरूर करें कि ये अगर आपने आपके एंड पे रिवाइज कर लिया तो बहुत काम का पॉइंट है। अब जो अगला पॉइंट होगा वो कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन होगा बेटा, ये भी टॉपिक बहुत काम आता है। ठीक है तो मिलते हैं अगले सेशन में बेटा, पर यहां तक आपके एंड में पूरा करिए। आई होप माहौल बन रहा होगा और आपको पता है क्या चढ़ती शराब से नहीं चढ़ती माहौल से है, क्योंकि पढ़ाई का माहौल अगर बन गया तो पढ़ाई बर्डन नहीं लगी और पढ़ाई का माहौल तभी बनता है जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आपकी होती है और आपके एंड पे आप चीजों को अच्छे से रिवाइज करते हो बेटा। आई होप ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा, मजा आ रहा होगा। डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड उनको भी ये बेनिफिट मिले, पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको सर इन लेक्चर्स का बेनिफिट मिले, सो दैट अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे से वो अपेयर कर पाए, बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर पाए। माय ऑल विशेस आर फॉर यू गाइस, मस्त होके पढ़े, बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सर पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, अपना वक्त आ गया है, लगा दो अपना पूरा ताकत, सर जीत अपनी पक्की है बेटा, बस आपकी पूरी ताकत लग जानी चाहिए बेटा। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।